नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हमने बड़े भाई साहब पाठ का दूसरा हिस्सा पढ़ा था तथा आज हम इसका तीसरा हिस्सा आरंभ करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 लास्ट पैराग्राफ से आरंभ करते हैं। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अर्थात फाइनल एग्ज़ाम हुआ और कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद पर अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मतलब प्राणों के अंत होने तक इतना परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन अर्थात चमक गायब हो गई थी। मुद्रा अर्थात चेहरे की चमक गायब हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि अर्थात भाग्य, ईश्वर की बात कौन टाले। जो ईश्वर चाहता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चले बच्चों। मेरे और भाई साहब के बीच मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का ही अंतर रह गया। अर्थात पहले शुरुआत में 3 दर्जे का अंतर था। भाई साहब 2 बार फेल हुए तो अब दोनों की कक्षा में केवल 1 ही साल का अंतर रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। अर्थात मन में उन्हें कोई शरारत सी सूझी, भावना उदित हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं। उनके मन में एक गलत भावना जागी कि भाई साहब यदि 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। जब दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे तो वो मुझे कैसे परेशान करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। लेकिन उन्होंने इस बात को मन से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है। अर्थात भाई साहब मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते हैं। इस समय मुझे बुरा लग रहा है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। बच्चों, यहाँ पर लेखक छोटे भाई ने ये स्वीकार किया है कि ये बड़े भाई के उपदेशों और बड़े भाई की डांट का ही नतीजा है कि आज वो इतने अच्छे नंबरों से पास होता रहा है। क्योंकि जो कुछ भी छोटा भाई पढ़ता था मात्र अपने बड़े भाई की डांट और मार के डर के कारण ही। तो यहाँ इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो जिस तरह की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, ये केवल बड़े भाई साहब की डांट का ही नतीजा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलें बच्चों। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं, या मुझे डांटने का अधिकार उन्हें रहा भी। मैं दोबारा पढ़ती हूँ बच्चों ये लाइन। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम।
मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, अर्थात अब छोटे भाई के मन में जो डर था वो गायब हो गया और पहले से भी कहीं ज़्यादा वो स्वतंत्र होकर खेलने कूदने लगे। मैं भी उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाता। सहिष्णुता का अर्थ है सहने की क्षमता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। अर्थात अब 2 साल लगातार फेल होने के कारण तथा छोटे भाई लेखक का अव्वल कक्षा में आने के कारण वो अब बिल्कुल पढ़ना लिखना पहले से कम कर दिए थे। जो पढ़ते थे वो भी अब बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे उड़ाना अर्थात पतंग उड़ाना, नया शौक उन्हें पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। पतंगबाजी भेंट होना मतलब सारा समय वो पतंगबाजी को ही समर्पित कर देते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, मतलब वो उनका लिहाज करते थे, उनका सम्मान करते थे तथा उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। बच्चों, वो अपने भाई की अब भी इज्जत करते थे, उनके सामने से कुछ काम नहीं करते थे, हमेशा उनकी नज़र बचाकर मुहावरा है अर्थात छिपकर कोई कार्य करना। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। अर्थात पतंग की तैयारी में वो सब कुछ छिपकर काम करते थे। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। बच्चों, ये हमारी संस्कृति है कि हम छोटे बड़े का लिहाज करते हैं। तो यहाँ छोटे भाई मन में भले सोचते थे कि वो अब मेरे बराबर हैं या अब मैं उनका सम्मान नहीं करूँगा, लेकिन सामने से वो कभी दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो जो भी खेल कूद की तैयारी करते थे बड़े भाई से छिप कर करते थे। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में। एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बेतहाशा अर्थात बिल्कुल बिना किसी होश खबर के। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक, आकाशगामी मतलब आकाश वाला रास्ता, पथिक मतलब राहगीर। तो ये आकाशगामी कौन सा स्थान है? आकाश है। पथिक कौन है? जो पतंग वहाँ उड़ रही है। जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। पतन की ओर आना मतलब नीचे की ओर गिरना। तो आसमान से क्या चीज़ नीचे की ओर आ रही है? वो जो पतंग है वो कट गई है और धीरे धीरे वो आसमान से नीचे की ओर आ रही है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों, इस लाइन का अक्सर आशय स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तो मैं आपको ये लाइन दोबारा समझाती हूँ। ये जो लाइन है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। अर्थात लेखक का पूरा ध्यान आसमान में उस पतंग की ओर था। अब उस पतंग की स्थिति कैसी है वो नेक्स्ट लाइन में है। जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। अर्थात इस पतंग की डोर कट गई है और ये पतंग आसमान से धरती की ओर आ रही है। लेकिन ये दिखाई कैसा देता है? लेखक ने इसकी तुलना किससे की है? लेखक को ऐसा लगता है मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर। बच्चों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा आसमान में चली जाती है ईश्वर के पास। लेकिन विरक्त मन से अर्थात दुखी मन से
नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है, अर्थात किसी नया जन्म लेने जा रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पतंग है, ये पतंग आसमान से कट गई है और यह जब नीचे की ओर आती है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से कोई आत्मा दुखी मन होकर नए जीवन में या नया जीवन ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। बालक मतलब ढेर सारे बच्चे वहाँ थे, पूरी सेना, अनेकों बच्चे वहाँ थे। लग्गे का मतलब होता है लंबा सा एक बांस का डंडा जिससे आप उसे पकड़ सकते हो, क्योंकि बांस ही है जिसकी लंबाई इतनी अधिक होती है। और झाड़दार बांस, सबके हाथों में एक एक बांस थे ताकि वो उसे पकड़ सके। और बच्चों, इसका बड़ा कंपटीशन होता है कि गिरती हुई पतंग को कौन ले सकता है। इसका स्वागत करने दौड़े आ रहे थे, अर्थात उस पतंग को पकड़ने जा रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। आगे पीछे की खबर न होना मुहावरा है, अर्थात उन्हें अगल बगल क्या हो रहा है कुछ अता पता नहीं था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। अर्थात बच्चों, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो खुले मैदान में उड़ाते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं होती है। अगला पैरा पढ़ें बच्चों। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हो गई मतलब उनसे टक्कर हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे, अर्थात वो बाजार से वापस आ रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, उग्र मतलब गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। बाजारी लौंडे मतलब फालतू लड़के जिनको कुछ काम धाम नहीं है। धेले के कनकौवे मतलब कनकौवा मतलब पतंग और धेले का मतलब मिट्टी के समान उसकी कीमत है, अर्थात उसकी इस तुच्छ के लिए तुम इन फालतू लड़कों के साथ घूमते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं होता। नीची मतलब छोटी क्लास में, जमात मतलब कक्षा। अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो, एक क्लास ही अब तुम मुझसे छोटे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब उन्हें समझाते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें यह सब करना शोभा नहीं देता है। बच्चों, लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। एक ज़माना था, यहाँ लेखक अब भाई साहब को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से पहले लोग इस कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें कर लिया करते थे। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। बच्चों, पहले के समय 8th स्टैंडर्ड पास करके ही नायब तहसीलदार, ये सरकारी नौकरी है जो कि मात्र 8वीं कक्षा तक पास होने पर लोग बन जाते थे, इसकी परीक्षा वगैरह देकर। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलचियों मतलब कक्षा 8वीं को। मिडिल जो है कक्षा 8वीं तक को मिडिल कहा जाता है, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। मतलब लोग 8वीं कक्षा, ये बहुत पुरानी बात है। आप सोचिए, ये सन 20-30 की कहानी है, तो नेचुरली ये बहुत पहले की बात है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। मतलब कि तुम आज 8वीं कक्षा में हो, लेकिन पहले 8वीं कक्षा में पढ़कर लोग कितने बड़े बड़े काम कर लेते थे। यही बात वो लेखक को, बड़े छोटे भाई को समझाना चाहते हैं। बड़े बड़े विद्वान और उनकी मातहती में काम करते। मातहती का अर्थ है डिपार्टमेंट। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है। वो कहते हैं कि तुम 8वीं में हो पर तुम क्या कर रहे हो, तुम फालतू लड़कों के साथ घूम रहे हो।
तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं। ज़हीन हो मतलब तुम बहुत ही तेज़ बुद्धि वाले हो, बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम इतने बुद्धिमान हो, लेकिन वह बुद्धि यदि किसी काम न आए तो भला ऐसे मानो तुमने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ही ख़त्म कर दिया है। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में क्यों ना आ जाओ। परीक्षकों का यही हाल है, क्योंकि परीक्षक लेखक को बड़े भाई को लगता है कि ये परीक्षकों की गलती है कि वो उनकी बातों को नहीं समझते, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे, समकक्ष हो जाओगे मतलब मेरे बराबर आ जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। बच्चों, यहाँ लेखक अपने छोटे भाई को व्यावहारिक शिक्षा और अनुभव के बीच अंतर बताना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि भले ही पढ़ लिख कर तुम मुझसे बड़े हो जाओगे, आगे कक्षा में भी चले जाओगे, लेकिन उम्र का क्या करोगे। उम्र में तो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, अर्थात जो अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। एम अर्थात ये हायर डिग्रियों के नाम है कि तुम एमए अर्थात मास्टर क्यों ना कर लो, तुम आगे पीएचडी ही क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझसे हमेशा ही छोटे रहोगे। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती हैं। आप देखिए बच्चों, बड़े भाई साहब का ये मानना है कि अनुभवी मनुष्य जीवन का जो अनुभव है वो किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा बड़ा है, अर्थात व्यवहारिक शिक्षा से वो ज़्यादा बड़ा है। अब इस व्यवहारिक शिक्षा के लिए वो उदाहरण क्या देते हैं, वो उदाहरण अब हम यहाँ पे देखेंगे। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं, वो अपनी दादी और दादाजी का उदाहरण देते हैं, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। बच्चों, लेखक बड़े भाई साहब ने ये पहला उदाहरण दिया है अपने दादा दादी का और अपने माता पिता का। यहाँ दादा अम्मा उनकी माँ हैं और दादा उन्होंने अपने पिता को कहा है, क्योंकि आगे वाक्य में लिखा है कि वे हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए ये दादा दादी नहीं, उनके माता पिता की ये बात कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं वे, अमेरिका में किस तरह राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं। यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। बच्चों, यहाँ अपने दादा और अम्मा का उदाहरण देकर बड़े भाई ने ये बताया है कि भले उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं की, लेकिन उन्हें जीवन का अनुभव हमसे तुमसे ज़्यादा है और हमें सुधारने का उन्हें पूरा हक है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, व्यावहारिक शिक्षा यहाँ बहुत काम की नहीं है, ज़िंदगी का अनुभव उससे ज़्यादा बड़ा है। और इसी बात को वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दैव न करे अर्थात ईश्वर न करे
आज मैं बीमार हो जाऊं तो तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाएंगे ये मुहावरा है, अर्थात तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, अर्थात तुम तुरंत टेलीग्राम भेज दोगे अपने दादाजी को, अपने बाबा को। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न करें। लेकिन अगर वहाँ पे तुम्हारे स्थान पर दादाजी होंगे तो वो किसी को टेलीग्राम नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। बदहवास अर्थात वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मर्ज मतलब बीमारी, मर्ज शब्द से, मर्ज देशज शब्द है ये बच्चों, और दूसरा अर्थ है इसका बीमारी। पहले बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, फिर उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, अर्थात 20-22 तारीख तक हम पैसे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में, घर से दूर। और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। पैसे पैसे को मोहताज होना बच्चों, इसका अर्थ है कि एक एक पैसे की पैसे सारे समाप्त हो गए हैं और अब ये इंतज़ार करते हैं कि कब और पैसे आएंगे तो हम अपना अगला काम बढ़ाएंगे। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, अर्थात जब पैसे समाप्त हो जाते हैं तो हम नाश्ता करना बंद कर देते हैं। धोबी और नाई जो पैसे मांगने आते हैं हम उनसे आंखें चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। अर्थात बच्चों वो कहते हैं कि जितने पैसे आज हम यहाँ हॉस्टल पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं, इसके आधे पैसे में दादा ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, अर्थात उन्होंने कम खर्च में अपने इज्जत के साथ अपना जीवन बिताया है और कुटुंब का पालन किया है। कुटुंब अर्थात परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, अर्थात उनके परिवार में 9 लोग थे। कम खर्च में उन्होंने सब कुछ अच्छे से देखा था। ये दादा और अम्मा का उदाहरण है बच्चों। दूसरा उदाहरण समझाने के लिए बड़े भाई क्या देते हैं, हेडमास्टर साहब का उदाहरण देते हैं। देखें क्या है ये उदाहरण। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है, अर्थात मास्टर्स की डिग्री है उनके पास। एमए है कि नहीं, एमए है कि नहीं, अर्थात वे एमए हैं। और एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए हैं। 1000 रुपये पाते हैं। कितनी तनख्वाह है, 1000 रुपये। 1000 रुपये 1920 में बहुत ज़्यादा होती थी बच्चों, उसकी कीमत आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उनके घर में इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। कहने का अर्थ ये है कि हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल किए हैं, लेकिन उनके घर का जो रुपए पैसे सारा इंतज़ाम है, खान पान खर्च का सारा कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्रियां यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे, हमेशा दूसरों से रुपए पैसे उधार लेते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, प्रबंध अर्थात सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, अर्थात पैसे की बचत भी होने लगी और घर अच्छे से चलने लगा। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो, अर्थात यह घमंड अपने मन से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अर्थात मेरी कक्षा में मेरे करीब आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। बच्चों ये लाइन बहुत ही अच्छी है। यहाँ लेखक बड़े भाई साहब का यह बात स्पष्ट होता है कि उन्होंने छोटे भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और वे नहीं चाहते कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई
बेराह चले अर्थात किसी गलत दिशा में चले। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर वो कहते हैं अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें इसका प्रयोग अर्थात थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं अर्थात बहुत बुरी लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया अर्थात उनके सामने मैंने अपना सम्मान पूर्वक सिर झुका दिया। मुझे आज लघुता का अनुभव हुआ। लघु शब्द मतलब छोटा। वे अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे थे। कौन? लेखक अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आँखों से, जल मतलब पानी और स मतलब पानी के साथ, तो उनकी आँखें पानी से भर आई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का पूरा अधिकार है। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर यहीं समाप्त। इसके आगे की लाइन है, भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। बच्चों, यहाँ बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब आपस में दिल की बातें करते हैं। छोटा भाई अपने बड़े भाई के आगे नतमस्तक हो गया है तथा वो उसके दिल में अपने भाई के प्रति मान सम्मान श्रद्धा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता। वे ये भी कहते हैं कि मेरा भी मन ललचाता है, लेकिन क्या करूं? अगर मैं स्वयं राह से भटक जाऊं या गलत राह पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? बच्चों, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि जैसा बड़ा करता है वही देखकर छोटा भी करता है। तो इसलिए बड़े भाई पर हमेशा यह जिम्मेदारी होती है कि जैसा वो करेगा वैसा ही छोटे भी उसकी राह पर चलेंगे। बच्चों, लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। एक कटी हुई पतंग उन पर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। गोल मतलब टीम, बच्चों की एक टीम। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। बच्चों, हम यहाँ बड़े भाई साहब के मन को भी देख सकते हैं। बड़े भाई साहब के मन में भी बच्चों की वो सारी इच्छाएं थी, खेलना कूदना, पतंग उड़ाना, मौज मस्ती करना। लेकिन बड़े भाई साहब ने अपना पूरा जो बचपन है वो छोटे भाई को सुधारने के लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन तिरोहित कर दिया, अर्थात अपने बचपन की वो सारी चीज़ें उन्होंने त्याग दी। क्यों? क्योंकि यह उनका कर्तव्य था कि यदि वे बेराह चलेंगे, वे गलत करेंगे, तो उनका छोटा भाई भी बेराह चलेगा। बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमने जो पूरा पाठ ख़त्म किया है, आप स्वयं भी इसके प्रश्नोत्तर ढूंढने का प्रयास करें तथा अपनी रफ बुक में पॉइंट्स लिखें। तब कल जब हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे तो आपके पास अपने पॉइंट्स भी होंगे। यदि वो पॉइंट्स सही हैं आप ऐड कर दीजिएगा, यदि वो पॉइंट्स मैच नहीं करते होंगे उत्तर से तो आप उन्हें रहने दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
कल फिर मिलते हैं बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।